हेलो एंड वेलकम टू द चैनल स्टडी विद शुभम। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 22 जून 2026 के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 जारी की। यह दुनिया भर में ऊर्जा प्रणालियों के प्रदर्शन और उनके टिकाऊ बदलाव का आकलन करती है। यह रिपोर्ट मापती है कि किस प्रकार कोई देश अपने ऊर्जा प्रणालियों को अधिक सुरक्षित, टिकाऊ और सस्ती ऊर्जा की ओर ले जा रहे हैं। इसमें शीर्ष देश की बात करें तो शीर्ष देश, प्रथम देश स्वीडन है, दूसरे स्थान पर फिनलैंड है और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। भारत की स्थिति की बात करें तो भारत इसमें 70वें स्थान पर है। और पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष भारत 71वें स्थान पर था। अभी एक पायदान का सुधार हुआ है। कवरेज की बात करें तो इस वर्ष कुल 120 देशों का मूल्यांकन किया गया, जिसमें से भारत 70वें स्थान पर है। भारत में यह सुधार मुख्य रूप से सौर ऊर्जा क्षमता में वृद्धि के कारण, हरित ऊर्जा निवेश के कारण, पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार के कारण और ऊर्जा पहुंच में सुधार के कारण हुआ है। हालांकि भारत ने अब अच्छी प्रगति की है, लेकिन फिर भी कुछ चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं, जैसे कोयला आधारित बिजली पर अधिक निर्भरता रहना, बढ़ती ऊर्जा मांग, कार्बन उत्सर्जन में कमी होना। भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो हाल ही के वर्षों में भारत ने सौर और पवन ऊर्जा में भारी निवेश किया है, जिसके कारण ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण स्थिरता के मापदंडों में स्कोर में सुधार हुआ है। कोयला आधारित ऊर्जा पर निर्भरता को कम करना अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। WEF की बात करें तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक WEF द्वारा एक्सेंचर के सहयोग से तैयार किया जाता है और इसकी शुरुआत 2018 ईस्वी में हुई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो इसे 1971 में क्लाउस श्वाब द्वारा स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय कोलोनी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह एक गैर लाभकारी संस्था है जो सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए मंच प्रदान करती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अन्य प्रमुख रिपोर्ट की बात करें जो WEF जारी करती है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। ये WEF के द्वारा जारी किया जाता है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करें तो भारत का लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है और COP26 में घोषित पंचामृत लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना है। 2070 तक। COP26 में नरेंद्र मोदी ने भारत के जलवायु लक्ष्यों को लेकर 5 महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताएं घोषित की थी, जिन्हें पंचामृत कहा गया। पहला लक्ष्य 2030 तक भारत अपनी गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी से देश 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों को 50% हिस्सा पूरा करेगा। अब से लेकर 2030 तक कुल प्रोजेक्टेड कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी लाई जाएगी। चौथा, भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से कम कर लेगा। और पांचवा और सबसे बड़ा लक्ष्य है कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का स्तर हासिल किया जाएगा। अगला टॉपिक है ITLOS, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी के न्यायाधीश बने विमल एन पटेल। यह विमल एन पटेल को न्यायाधीश के रूप में चुना गया है ITLOS में। यह भारत के प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय कानून विशेषज्ञ है। इनके कार्यकाल की बात करें तो 1 अक्टूबर 2026 से 2035 तक कुल 9 वर्ष इस पद पर रहेंगे। ये नीरू चड्ढा का स्थान लेंगे। इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, नीरू चड्ढा का। ITLOS की बात करें तो इसकी स्थापना 1996 ईस्वी में हुई। ITLOS, इसका हेडक्वार्टर हैम्बर्ग, जर्मनी में है। UNCLOS के तहत यह एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय है। UNCLOS के तहत इसमें कुल 21 न्यायाधीश होते हैं। इनका चयन समुद्री कानूनों में विशेषज्ञता के आधार पर लिया जाता है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, मुद्रा यूरो है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज हैं और जर्मनी के संसद का नाम बुंडस्टैग है।
भारत से जुड़े पक्ष की बात करें तो यूएन क्लोज में भारत की भूमिका। भारत यूएन क्लोज का 1982 का हस्ताक्षर करता देश है, 1982 हस्ताक्षर करता देश है और समुद्री सीमाओं के शांतिपूर्ण समाधान में हमेशा विश्वास रखता है भारत। इससे संबंधित मिशन की बात करें तो भारत में सागर मिशन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। भारत की समुद्री सुरक्षा नीति जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। ब्लू इकोनॉमी की बात करें तो भारत समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग और समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए डीप ओशन मिशन पर काम कर रहा है, डीप ओशन मिशन पर काम कर रहा है। अगला टॉपिक है सुरक्षित फुटपाथ पर चलना अब मौलिक अधिकार। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। इस ऐतिहासिक फैसले में सुरक्षित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक अभिन्न हिस्सा घोषित किया गया। इस निर्णयकर्ता पीठ में जस्टिस पीएस नरसिम्हा एवं जस्टिस एएस चंदूरकर की खंडपीठ द्वारा यह निर्णय सुनाया गया। इसमें कोर्ट ने दो प्रमुख अनुच्छेदों को साथ जोड़कर देखा है, अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 19 के 1 के डी, अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 19 के 1 के डी। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है और 19 के 1 के डी भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार देता है। कोर्ट ने माना कि फुटपाथ पर अतिक्रमण और असुरक्षित स्थिति आम नागरिकों के लिए स्वतंत्र आवाजाही और जीवन के अधिकार का उल्लंघन है और राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह सुरक्षित पैदल मार्ग सुनिश्चित करे। कोर्ट ने ऐसा माना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 19 के 1 के डी, यह नागरिकों को भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक है। यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 21 में है। महत्वपूर्ण नोट देख लेते हैं। मेनका गांधी मामले 1978 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 का दायरा बहुत विस्तृत कर दिया, जैसे स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, सोने का अधिकार और अब सुरक्षित फुटपाथ का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुरक्षित फुटपाथ का अधिकार दिया। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, यह एक अभिलेख न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 129 के तहत। सुप्रीम कोर्ट के आदर्श वाक्य की बात करें तो यतो धर्मस्थो जय, जहां धर्म है वहीं विजय है, जहां धर्म है वहीं विजय है, यतो धर्मस्थो जय। हमारा अगला टॉपिक है आईएनएस दूनागिरी। भारतीय नौसेना की नई शक्ति आईएनएस दूनागिरी को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है। यह देश की समुद्री सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत अभियान का उत्कृष्ट उदाहरण है। आईएनएस दूनागिरी यह प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 5वां स्टील्थ फ्रिगेट है। इसके निर्माता गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता है। यह जहाज सतही युद्ध, सरफेस वारफेयर, एयर डिफेंस और एंटी सबमरीन अभियानों में सक्षम है। यह अपनी स्टील्थ टेक्निक के कारण दुश्मन के रडार की पकड़ में आने से बचता है। यह ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम से लैस है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से लैस है। और यह प्रोजेक्ट 17A के बारे में जाने तो यह प्रोजेक्ट भारतीय नौसेना के लिए कुल 7 फ्रिगेट्स, स्टील्थ फ्रिगेट्स का निर्माण कर रहा है। 7 स्टील्थ फ्रिगेट का निर्माण कर रहा है। इनसे पहले 4 जहाज आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस हिमगिरी, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस तारागिरी, ये सब बनाया जा चुका है। नेवी के आदर्श वाक्य की बात करें तो नेवी का आदर्श वाक्य है सम नो वरुणा, हे वरुण हमारे लिए मंगलकारी हो, हे वरुण हमारे लिए मंगलकारी हो। निर्माता संस्था की बात करें तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इसके निर्माता हैं और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। यह कंपनी 1884 ईस्वी में एक छोटी कार्यशाला के रूप में शुरुआत हुई। 1960 ईस्वी में इसे भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया। यह भारत का पहला रक्षा शिपयार्ड है जिसने 100 से अधिक युद्धपोतों का निर्माण किया, 100 से अधिक युद्धपोतों का निर्माण किया है। बंगाल के राजकीय पशु की बात करें तो इसका राजकीय पशु फिशिंग कैट है। वहीं राजकीय पक्षी व्हाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर है, व्हाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर। अगला टॉपिक है कादिया व्यास नई रेलवे परियोजना, रेलवे लाइन परियोजना। पंजाब में लंबे समय से यह प्रतीक्षित कादिया व्यास नई रेलवे लाइन परियोजना है, इसे अंतिम मंजूरी मिल गई है। यह लगभग 40 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना है जो गुरदासपुर जिले के कादिया से अमृतसर जिले के ब्यास को जोड़ेगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1400 करोड़ रुपए है और यह परियोजना लगभग 100 वर्षों से प्रस्तावित थी और अब इसे जाकर वास्तविक रूप मिलने जा रहा है। इसकी निर्माण एजेंसी की बात करें तो इसका निर्माण एजेंसी नॉर्दर्न रेलवे है।
इस रेल लाइन के बन जाने के बाद गुरदासपुर और अमृतसर के बीच यात्रा आसान हो जाएगी, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, कृषि औद्योगिक उत्पाद के परिवहन में सुविधा मिलेगी, स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। नॉर्दर्न रेलवे की बात करें तो इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुई। 14 अप्रैल 1952 को, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। नॉर्दर्न रेलवे यह दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ भाग में फैला हुआ है नॉर्दर्न रेलवे। नॉर्दर्न रेलवे भारतीय रेलवे जोनों में सबसे बड़ा है यह। और रेल नेटवर्क की बात करें तो विश्व में भारत चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क वाला देश है। चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क वाला देश है। पंजाब की बात करें तो पंजाब राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हुआ था। यहाँ सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम ये सब नदियां बहती है। ब्यास की बात करें तो ब्यास का उद्गम ब्यास कुंड से होता है और यह लगभग 470 किलोमीटर बहती है। यह इसका प्रवाह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश और पंजाब है और इसका संगम सतलज नदी में जाकर यह मिल जाती है। कादिया की बात करें तो यह कादिया जगह गुरदासपुर जिला पंजाब में है। कादिया को अहमदिया मुस्लिम समुदाय के मुख्य धार्मिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। अहमदिया मुस्लिम समुदाय के मुख्य धार्मिक केंद्र। भारत का पहला सात्विक इंडेक्स लॉन्च किया गया है। भारत का प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने BSE सात्विक 100 इंडेक्स लॉन्च किया है। सात्विक एक नैतिक व्यवसायिक सिद्धांतों पर आधारित कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करेगा। सात्विक एवं नैतिक व्यवसायिक सिद्धांतों पर आधारित कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करेगा। इस इंडेक्स में 100 ऐसी कंपनियों को शामिल किया जाएगा जो सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का पालन करेगी। इसमें वैसी कंपनी शामिल नहीं होंगी जो शराब से जुड़ी कंपनियां हो, टोबैको उद्योग से संबंधित हो, जुआ व्यवसाय से संबंधित हो या अनैतिक माने जाने वाले कोई भी व्यवसाय हो, ये इसमें शामिल नहीं होंगे। सात्विक इंडेक्स क्या है? सात्विक शब्द भारतीय दर्शन के सत्व गुण से लिया गया है, जो शुद्धता, नैतिकता, संतुलन और सकारात्मकता का प्रतीक है। सकारात्मकता का प्रतीक है सात्विक। BSE सात्विक 100 इंडेक्स का उद्देश्य नैतिक निवेश को बढ़ावा देना है, इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस आधारित निवेश को प्रोत्साहित करना है और जिम्मेदार कॉर्पोरेट को बढ़ावा देना है। जिम्मेदार कॉर्पोरेट को बढ़ावा देना है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका पुराने नाम की बात करें तो नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन है। नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन एशिया का यह सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। भारत का पहला सूचीबद्ध स्टॉक एक्सचेंज है। भारत का पहला सूचीबद्ध स्टॉक एक्सचेंज है। इसका प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स है। सेंसेक्स है। नियामक संस्था की बात करें तो सेबी इसकी नियामक संस्था है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हमारा अगला टॉपिक है यूनिसेफ चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट 2026। यूनिसेफ द्वारा जारी इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के 92% बच्चे अत्यधिक गर्मी एक्सट्रीम हीट के संपर्क में हैं। 39.2 करोड़ बच्चे लगभग 39.2 करोड़ बच्चे विभिन्न जलवायु जोखिमों से प्रभावित हैं। देश में हीट वेव की तीव्रता और अवधि लगातार बढ़ रही है। हीट वेव की तीव्रता। हीट वेव क्या होता है? किसी क्षेत्र का तापमान जब सामान्य से काफी अधिक हो जाता है और लगातार कई दिनों तक बना रहता है तो उसे हीट वेव कहते हैं। भारत में हीट वेव घोषित करने के कुछ मानदंड है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के माने तो मैदानी क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक हो तो हीट वेव घोषित किया जाता है। तटीय क्षेत्रों में 37 डिग्री या उससे अधिक हो और पर्वतीय क्षेत्रों में 30 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक हो तो हीट वेव घोषित किया जा सकता है। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड इसका पूरा नाम है। पूर्व नाम की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड था। इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। इसका काम है बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अधिकारों की सुरक्षा करना। बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अधिकारों की सुरक्षा करना। यूनिसेफ की बात करें तो इसका आदर्श वाक्य है फॉर एवरी चाइल्ड। फॉर एवरी चाइल्ड। यूनाइटेड नेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसमें सदस्य देश 193 हैं। आप लोगों से प्रश्न है, बताइएगा 193वां सदस्य देश यूएनओ का कौन सा है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का 193वां सदस्य कौन सा है? उस देश की राजधानी क्या है और उसकी मुद्रा क्या है? यूएन के प्रमुख अंग की बात करें तो इसमें महासभा है, सिक्योरिटी काउंसिल है,
ईसीओ एसओसी है, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, सचिवालय है। उसके बाद न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है। यूनाइटेड स्टेट्स के राजकीय पक्षी की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो वह राष्ट्रीय पक्षी वहां का बाल्ड ईगल है। इसका स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई 1776 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ था। यूएसए 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 21 जून 2026 ईस्वी को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का थीम था योगा फॉर हेल्दी एजिंग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए। इस वर्ष का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कोलकाता वेस्ट बंगाल में आयोजित किया गया। कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसे नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया इसमें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इतिहास की बात करें तो योगा भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। 27 सितंबर 2014 ईस्वी को नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशन महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। 27 सितंबर 2014। 11 दिसंबर 2014 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। 11 दिसंबर 2014 को। और 21 जून 2015 ईस्वी को पहली बार योग दिवस मनाया गया। अभी जो मनाया गया वह 12वां योग दिवस था। 21 जून को मनाया गया 12वां योग दिवस था। इसके लिए 21 जून को ही क्यों चुना गया? क्योंकि 21 जून उत्तरी गोलार्ध का समर सोलिस्टिस, ग्रीष्म अनंत होता है। यह वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। यहाँ सबसे छोटी रात होती है इस दिन। आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, भारतीय परंपरा में इसे विशेष ऊर्जा एवं चेतना का प्रतीक माना जाता है। भारतीय परंपरा में विशेष ऊर्जा एवं चेतना का प्रतीक माना जाता है। योग के जनक की बात करें तो महर्षि पतंजलि हैं योग के जनक। इनके द्वारा दिया गया 8 लिम्स ऑफ योगा, अष्टांग योग जो है वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 लिम्स ऑफ योगाज हैं। यूनाइटेड नेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन में 6 आधिकारिक भाषाएं हैं और उसके 6 आधिकारिक अंग हैं। 6 प्रमुख अंग हैं यूनाइटेड नेशन के। इनकी आधिकारिक भाषा याद किया जा सकता है इस तरीके से: SRFACE, सरफेस, स्पेनिश, रशियन, फ्रेंच, अरबी, चाइनीज, इंग्लिश। SRFACE, सरफेस। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। भारत के कई सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहर स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। आप लोगों से प्रश्न बताइएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। यह 1982 में इसकी शुरुआत फ्रांस में हुई थी। तत्कालीन फ्रांसीसी संस्कृति मंत्री जैक लैंग द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। जैक लैंग द्वारा। फ्रेंच भाषा में इसे फेटे डी ला म्यूजिक कहते हैं। फेटे डी ला म्यूजिक, इसका अर्थ होता है संगीत का उत्सव। इसका अर्थ संगीत का उत्सव होता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 प्रमुख शाखाएं हैं। पहला हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और दूसरा कर्नाटक संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत उत्तर भारत में प्रचलित है, कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत में प्रचलित है। कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित कलाकार की बात करें तो सितार से संबंधित रविशंकर, पंडित रविशंकर हैं। जाकिर हुसैन तबला से संबंधित है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वाद्य यंत्र से, बांसुरी वाद्य यंत्र से है। शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से, शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। आप लोगों से प्रश्न है, बताइएगा हाल ही में त्रिपुरा के किस वाद्य यंत्र को, हाल ही में त्रिपुरा के किस वाद्य यंत्र को जीआई टैग प्रदान किया गया है? त्रिपुरा के किस वाद्य यंत्र को जीआई टैग प्रदान किया गया है? फ्रांस की बात करें तो इसकी राजधानी पेरिस है, मुद्रा यूरो है और इसका राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दिवस बास्टिल डे के दिन इसका राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस है। ओईसीडी का हेडक्वार्टर पेरिस है। ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर पेरिस है। में संगीत क्षेत्र में भारत रत्न प्राप्त करता के नाम ले तो एमएस सुब्बुलक्ष्मी,
भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर हैं। लता मंगेशकर हैं। आप लोग बताइएगा, लता मंगेशकर को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? लता मंगेशकर को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? अगला दिवस है विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 2026। यह 21 जून को मनाया जाता है। विश्व हाइड्रोग्राफी डे 21 जून को ही मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्री मानचित्रण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना, सुरक्षित नौवहन सेफ नेविगेशन को प्रोत्साहित करना, समुद्री संसाधनों के संरक्षण पर बल देना और महासागर एवं जल संसाधनों के वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा देना विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस का मुख्य उद्देश्य है। हाइड्रोग्राफी क्या होता है? हाइड्रोग्राफी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समुद्र, महासागर, नदी, झील तथा अन्य जल निकायों की भौतिक विशेषताओं का अध्ययन एवं मानचित्रण किया जाता है। हाइड्रोग्राफी में शामिल समुद्र की गहराई, समुद्री तल का अध्ययन, ज्वार भाटा, समुद्री धाराएं, तट रेखा, कोस्टलाइन मैपिंग, नौवहन चार्ट, ये सभी आती है हाइड्रोग्राफी में। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस का आयोजन IHO द्वारा जारी किया जाता है। IHO द्वारा जारी किया जाता है। इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन IHO। इसकी स्थापना 1921 ईस्वी में हुई। इसका हेडक्वार्टर मोनाको में है। IHO का हेडक्वार्टर मोनाको में है। यह विश्व भर में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण एवं नौवहन सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। 21 जून को ही IHO की स्थापना संबंधी कन्वेंशन लागू हुई थी। इसी दिन विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस इसलिए मनाया जाता है 21 जून को। मोनाको की बात करें तो मोनाको की राजधानी मोनाको विले है। यहाँ मुद्रा यूरो चलती है। इसकी आधिकारिक भाषा फ्रेंच है। यहाँ फ्रेंच भाषा प्रयोग किया जाता है और विश्व का यह दूसरा सबसे छोटा देश है। वेटिकन सिटी के बाद यह विश्व का दूसरा सबसे छोटा देश है मोनाको। हमारा अगला टॉपिक है वुल्फ पुरस्कार, वुल्फ प्राइज 2025। भौतिकी का वुल्फ प्राइज 2025 भारत मूल के वैज्ञानिक जैनेन्द्र कुमार जैन, जैनेन्द्र के जैन को दिया गया वुल्फ प्राइज इन फिजिक्स 2025। यह प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मूल के वैज्ञानिक बन गए हैं। इन्होंने कंपोजिट फर्मियोन्स की खोज और फ्रैक्शनल क्वांटम हॉल इफेक्ट को समझाने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार इजराइल देश के द्वारा दिया जाता है। यह 1978 से शुरुआत हुआ। इस पुरस्कार की शुरुआत 1978 से हुई, इजराइल के द्वारा दिया जाता है। कंपोजिट फर्मियोन क्या है? यह मॉडर्न फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कंपोजिट फर्मियोन, और यह अवधारणा बताती है कि अत्यंत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार नए कण सदृश व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। वोल्फ प्राइज की बात करें तो यह विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है और इसे भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, कृषि एवं कला के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार के बाद यह दूसरा सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। वोल्फ प्राइज की बात करें तो इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी इजराइल देश के द्वारा, लेकिन यह पुरस्कार प्रारंभ हुआ देना 1978 ईस्वी से। यह विज्ञान एवं कला में उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित किया जाता है। इसमें इजराइल की बात करें तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, मुद्रा न्यू शेकेल है। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई। 1948 में इजराइल के संसद का नाम नेसेट है और इजराइल में हिब्रू और अरबी भाषा यूज की जाती है। हिब्रू और अरबी भाषा बोली जाती है। FATF की बात करें तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के पहले भारतीय उपाध्यक्ष बने विवेक अग्रवाल पहले भारतीय उपाध्यक्ष बने हैं। इनका कार्यकाल जुलाई 26 से जून 2027 ईस्वी तक रहेगा। विवेक अग्रवाल का वे अभी भारत के संस्कृति मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। सचिव के पद पर। FATF क्या होता है? यह फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतर सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम, आतंकवादी वित्त पोषण की रोकथाम करता है एवं अवैध गतिविधियों पर निगरानी करने के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करता है। मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण, इस सबको रोकथाम करता है FATF। FATF का पूरा बात करें तो इसका पूरा नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में हुई। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। यह G7 देशों की पहल से इसकी स्थापना की गई थी FATF की। इसका उद्देश्य है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की रोकथाम करना
इसमें 40 के आसपास सदस्य एवं क्षेत्रीय संगठन शामिल है। 40 के आसपास सदस्य देश हैं। FATF की सूचियों की बात करें तो ऐसा देश, इसमें FATF में 2 सूची है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। FATF की सूचियों की बात करें तो इसमें 2 लिस्ट है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट की बात करें तो ऐसे देश जिनकी वित्तीय प्रणाली में कमियां हैं लेकिन वे सुधार कर रहे हैं, वे ग्रे लिस्ट में डाले जाते हैं। ब्लैक लिस्ट की बात करें तो वैसे देश जो FATF मानकों का गंभीर उल्लंघन करते हैं और सहयोग नहीं करते हैं, उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है, ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? अवैध तरीके से कमाए गए धन को वैध दिखाने की प्रक्रिया मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है, जैसे ड्रग तस्करी से, भ्रष्टाचार से, साइबर अपराध से। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यूनेस्को एवं OECD तीनों का हेडक्वार्टर पेरिस है। भारत 2010 ईस्वी में FATF का पूर्ण सदस्य बना। भारत 2010 ईस्वी में भारत लंबे समय से आतंकवाद के वित्त पोषण के विरुद्ध कड़े वैश्विक उपायों का समर्थक रहा है। अब हम लोग हाल ही के सालों में भारत द्वारा उठाए गए कुछ पहल, कुछ ऑपरेशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं वैक्सीन मैत्री के बारे में। वैक्सीन मैत्री कोविड-19 महामारी के दौरान भारत द्वारा शुरू की गई यह वैश्विक वैक्सीन कूटनीति पहल है। इसका उद्देश्य मित्र देशों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराना था, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत बनाना था, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को। इसकी शुरुआत जनवरी 2021 ईस्वी से हुई थी। इसमें वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन दी गई। इसमें लाभार्थी 100 प्लस देश थे, 100 प्लस देश इसके लाभार्थी थे। और उपलब्ध डोज की बात करें तो 30 करोड़ प्लस डोज उपलब्ध कराया गया, 30 करोड़ प्लस। भारत के कुछ राहत एवं बचाव अभियान की बात करें तो ऑपरेशन मैत्री नेपाल में चलाया गया। 2015 में नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। ऑपरेशन दोस्त की बात करें तो तुर्की एवं सीरिया में आए भीषण भूकंप के बाद राहत अभियान भारत द्वारा चलाया गया, उसका नाम था ऑपरेशन दोस्त। तुर्की एवं सीरिया में ऑपरेशन दोस्त। तुर्की की बात करें तो तुर्की की राजधानी अंकारा मुद्रा लीरा है। तुर्की अंकारा लीरा, एक लाइन में याद कर सकते हैं, तुर्की अंकारा लीरा। सीरिया की बात करें, सीरिया की राजधानी डेमेस्कस है, मुद्रा पाउंड है, सीरियन पाउंड है। सीरिया डेमेस्कस पाउंड, सीरिया डेमेस्कस एंड पाउंड। ऑपरेशन करुणा की बात करें तो म्यांमार में प्राकृतिक आपदाओं एवं मानवीय संकट के दौरान राहत सहायता उपलब्ध कराई गई ऑपरेशन करुणा के तहत। म्यांमार की राजधानी नेपिदाव है, मुद्रा क्यात है। म्यांमार नेपिदाव क्यात। ऑपरेशन सद्भाव की बात करें तो इसे म्यांमार, लाओस और वियतनाम नामक देशों में चलाया गया। ऑपरेशन सद्भाव म्यांमार, लाओस और वियतनाम। यह आपदा राहत एवं मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए चलाया गया था। लाओस की बात करें तो लाओस की राजधानी वियंतियान है और मुद्रा न्यू किपलाओ। लाओस वियंतियान न्यू किपलाओ। वियतनाम की बात करें तो वियतनाम हनोई डोंग, एक लाइन में हम लोग याद कर सकते हैं, वियतनाम हनोई डोंग। ऑपरेशन गंगा की बात करें, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में 2022 ईस्वी में भारतीय छात्रों एवं नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए शुरू किया गया। 2022 ईस्वी में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारतीय छात्रों एवं नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए शुरू किया गया यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन की राजधानी कीव है, मुद्रा रिवनिया है। यूक्रेन कीव रिवनिया। ऑपरेशन ब्रह्मा की बात करें तो म्यांमार में ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया। म्यांमार में प्राकृतिक आपदा के बाद राहत एवं बचाव कार्य हेतु चलाया गया यह अभियान ऑपरेशन ब्रह्मा था। आगे हम लोग मिशन सागर की बात करते हैं। सागर का अर्थ यह है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। यह हिंद महासागर क्षेत्र में देशों को सहायता प्रदान करने के लिए चलाया गया सागर मिशन। इससे लाभार्थी देश की बात करें तो मालदीव है, मॉरिशस है, मेडागास्कर, सेशेल्स, श्रीलंका, जो भी हिंद महासागरीय क्षेत्र में पड़ते हैं वह सभी देश। सागर की बात करें तो इसकी शुरुआत 2015 ईस्वी में हुई। सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसे नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया। यह हिंद महासागर क्षेत्र में इसे शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है क्षेत्रीय सुरक्षा एवं विकास प्रदान करना, क्षेत्रीय सुरक्षा एवं विकास। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।